दोस्तों, मैट्रिक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम सभी सब्जेक्ट का संपूर्ण निचोड़ आपको दे रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से बनने वाले जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में, जो लगातार बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए, आज का पहला चैप्टर है वर्ण विचार। दोस्तों, हिंदी ग्रामर का जो पहला चैप्टर है वो है वर्ण विचार। देखते हैं इससे कौन कौन से प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों, ग वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। कंठ से होता है इसका उच्चारण। याद रखिएगा, क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण कंठ से ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी में कितने वर्ण हैं लेखन के आधार पर। दोस्तों, हिंदी में कुल 58 वर्ण हैं लेखन के आधार पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है य का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों, य का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा आपका नासिक से। दोस्तों, य का उच्चारण नासिक के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बताए थे कंठ से होता है। क वर्ग में जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण क, ख, ग, घ इन सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों, ह और विसर्ग का भी उच्चारण कंठ से ही होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन है। तो दोस्तों, च वर्ग का उच्चारण स्थान आपका होता है तालु से। दोस्तों, च वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उसका उच्चारण तालु से होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है य और तालप स का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों, इसका भी उच्चारण स्थान होता है तालु से। तालप स तालु से। नेक्स्ट प्रश्न है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों, ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है आपका मूर्धा से। ट वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उसका उच्चारण मूर्धा से होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ल और स। ल और स का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों, इसका होता है दंत से। दोस्तों, ट वर्ग। ट वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उसका उच्चारण भी दंत से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्यंजन के कितने भेद हैं। दोस्तों, व्यंजन के 5 भेद होते हैं। कहने का मतलब ये है व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों, स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो 11 है। वही बात करें व्यंजन वर्ण की संख्या, तो दोस्तों व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, ये है 44। पीछे हम आपको बताए थे वर्णों की कुल संख्या लेखन के आधार पर 58 है, जबकि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या उच्चारण के स्थान पर 44 है और लेखन के आधार पर 58 है। नेक्स्ट प्रश्न है व्यंजन वर्ण कितने हैं। दोस्तों, व्यंजन वर्ण 33 हैं। व्यंजन वर्ण कितने हैं। 33 हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। य, र, ल, व को क्या कहते हैं। दोस्तों, इन वर्णों को कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है क से म तक के 25 वर्णों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अभी हम आपको बताए थे कि व्यंजन वर्ण को 5 वर्गों में बांटा गया है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द। द का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों, द का उच्चारण स्थान आपका होता है दंत से। अभी हम आपको बताए थे जो त वर्ग होता है, त वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों, त वर्ग का होता है आपका दंत से। नेक्स्ट प्रश्न है ए, ऐ, ओ, औ
कौन स्वर है? दोस्तों ये सभी दीर्घ स्वर है। ये सभी कौन से स्वर हैं? तो दोस्तों ये सभी दीर्घ स्वर हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है ध का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों ध का जो होता है वो दंत से होता है। नेक्स्ट है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इनकी संख्या 5 है, जिनका उच्चारण नाक से होता है। नेक्स्ट है वो का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों वो का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंतोष्ठ से। ठीक है, दंतोष्ठ से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है म का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों म का उच्चारण स्थान होता है आपका होष्ठ। ओष्ठ से होता है म का उच्चारण। नेक्स्ट है अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों अक्ष ध्वनि अर्थात अक्ष वर्ण जो है ये संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घ स्वर है। दोस्तों दीर्घ स्वर क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी सही होगा, दीर्घ स्वर ए। नेक्स्ट प्रश्न है मूर्धन स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों मूर्धन स का मूर्धा से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ब का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों ब का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तालव्य स, मूर्धन्य स, धन्य स और ह को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। नेक्स्ट है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है संज्ञा नाउन। देखते हैं इससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है अक्टूबर में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों अक्टूबर महीने का नाम है और स्पेशल महीने का नाम है। तो दोस्तों ये व्यक्तिगत रूप से बोला जा रहा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जबकि यदि महीने के बारे में पूछे तो महीना जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ज्वालामुखी शब्द में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों ज्वालामुखी शब्द में आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ज्वालामुखी बहुत प्रकार के होते हैं। सिर्फ ज्वालामुखी बोला गया है, ज्वालामुखी से संपूर्ण जाति का बोध होता है। तो दोस्तों इसमें जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पानी। पानी कौन सी संज्ञा है? दोस्तों पानी में आपका कौन सी संज्ञा होगा? द्रववाचक संज्ञा होगा। दोस्तों जितने भी बहने वाले पदार्थ हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं वे सभी द्रववाचक संज्ञा हो जाएंगे, जैसे पानी, दूध, दही वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है संज्ञा शब्द है। दोस्तों संज्ञा जो शब्द है वो है वीरता का उदाहरण, वीरता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। यहाँ कोसी कौन संज्ञा है? कोसी में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों कोसी नदी जो है, नदी बहुत सारी होती है लेकिन एक स्पेशल कोसी नदी के बारे में बातचीत की गई है इस प्रश्न में। तो दोस्तों कोसी यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सी संज्ञा? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोसी नदी प्रत्येक वर्ष पार लाती है, कोसी कौन सी संज्ञा है? दोस्तों कोसी हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? दोस्तों रामायण शब्द जो है ये किस संज्ञा का उदाहरण होगा? दोस्तों ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, क्योंकि धार्मिक किताबें बहुत सारी होती है लेकिन स्पेशल रामायण की चर्चा हुआ है। तो दोस्तों ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है सर्दी शब्द कौन सी संज्ञा है? दोस्तों सर्दी में है आपका भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव स्पष्ट हो। तो दोस्तों सर्दी में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? दोस्तों मनुष्य जो है, मनुष्य आपका है जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य कहने से संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, मानव का। तो दोस्तों मनुष्य हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। लेकिन किसी मनुष्य का नाम लिया जाए राम, सोहन, मोहन, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है शाबाश शब्द कौन सी संज्ञा है? दोस्तों शाबाश शब्द में आपका भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है अच्छा विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? दोस्तों ये होगा अच्छाई। अच्छा से भाववाचक संज्ञा बनेगा, वो होगा अच्छाई।
नेक्स्ट प्रश्न है जाति की भाववाचक संज्ञा होगी। दोस्तों जाति की होगी जातीयता। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है। दोस्तों भारतीय शब्द में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म स्वभाव आदि का बोध हो तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है पहाड़ शब्द कौन संज्ञा है। दोस्तों पहाड़ शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, गंगा कौन संज्ञा है। दोस्तों गंगा एक नदी का नाम है। तो दोस्तों और नदी बहुत सारी है, तो दोस्तों स्पेशल गंगा को बोला गया है, तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है। तो दोस्तों बुढ़ापा में जो है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपका गंगा। दोस्तों गाय बहुत सारी होती है, तो दोस्तों गाय बहुत सारी होती है, तो यहाँ पे गाय बोलने से सभी गाय का बोध हो जाता है। दोस्तों गाय होगा जातिवाचक संज्ञा। लड़का भी बहुत सारा होता है, दोस्तों लड़का बोलने से सभी लड़का आ जाता है, तो दोस्तों ये भी होगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है तेल में कौन सी संज्ञा है। दोस्तों तेल जो है आपका द्रववाचक संज्ञा है। हम आपको बताए थे पानी, दूध, दही, तेल ये सभी द्रववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है चौकीदार कौन सी संज्ञा है। दोस्तों चौकीदार में आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। चौकीदार बोलने से सभी चौकीदार आ जाते हैं, लेकिन किसी चौकीदार का नाम लिया जाए स्पेशल तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है लिंग। दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों लिंग से मतलब है जिससे नर या नारी का बोध हो, तो दोस्तों कवि कवि एक नर है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है कवयित्री। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी सही होगा, कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री। नेक्स्ट प्रश्न है भक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों भक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा भक्षिका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों प्रिय का स्त्रीलिंग रूप होता है प्रिया। नेक्स्ट है धाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों धाता का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो होगा आपका धात्री। नेक्स्ट प्रश्न है मित्र शब्द का लिंग निर्णय करें। दोस्तों मित्र कैसा शब्द है। दोस्तों मित्र पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है गगन शब्द कौन सा शब्द है। दोस्तों कौन सा लिंग है गगन शब्द में। दोस्तों गगन जो है आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट है मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करें। दोस्तों मार्ग जो है आपका ये स्त्रीलिंग शब्द है मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए अदरक शब्द में कौन सा लिंग है। दोस्तों अदरक जो शब्द है आपका अदरक में है आपका कौन सा, तो दोस्तों अदरक एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों लेखक का जो हो जाएगा लेखिका हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निबंध शब्द का लिंग होगा। दोस्तों निबंध में निबंध कैसा शब्द है, तो दोस्तों निबंध है आपका पुल्लिंग शब्द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो दोस्तों महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा महाशया। नेक्स्ट है शिक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। दोस्तों शिक्षक एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा शिक्षिका। नेक्स्ट है आयु शब्द में कौन सा लिंग है। दोस्तों आयु में जो है आपका ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है अध्यक्ष शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो दोस्तों अध्यक्ष का स्त्रीलिंग रूप होगा अध्यक्षा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट है इसमें कौन पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अश्रु। ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है प्रचार शब्द है। दोस्तों प्रचार जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, पो से प्रचार पो से पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट को याद रखिएगा कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों पुल्लिंग शब्द ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा जेल। जेल क्या है पुल्लिंग शब्द है। अदालत, लालच, नींद ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों परिस्थिति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सुधार, शासन ये सभी
पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, इसमें कौन पुल्लिंग शब्द है? दोस्तों पुल्लिंग शब्द है विचार, बाकी बुद्धि, बधाई, समझ, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दोस्तों सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो होगा सूर्या। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है वचन, अर्थात आपका क्या होता है? नंबर। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक वस्तु का बोध होता है, बहुवचन से दो या दो से अधिक वस्तु का बोध होता है। पहला प्रश्न है, पहाड़ का बहुवचन क्या होगा? दोस्तों पहाड़ एक है और इसका बहुवचन होगा पहाड़ों। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? दोस्तों आपका आंसू, होश, प्राण, ये सभी शब्दों का जो प्रयोग है हमेशा बहुवचन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में किसका एक वचन और बहुवचन समान होता है? दोस्तों बालक, छात्र, इसका एक वचन और बहुवचन समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वचन के कितने प्रकार हैं? दोस्तों वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और दो वचन, एक वचन और बहुवचन। वचन के दो प्रकार होते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मचारी गण में कौन सा शब्द लगा है? तो दोस्तों ये है गण। नेक्स्ट प्रश्न है, समाचार शब्द किस प्रकार का वचन है? दोस्तों समाचार जो शब्द है ये है सदैव बहुवचन। समाचार शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट है, लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों लड़का का बहुवचन होगा लड़के। नेक्स्ट है, पोशाक का बहुवचन क्या होगा? तो दोस्तों पोशाक का बहुवचन पोशाक ही होता है, इसका आंसर पोशाक होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है कारक। दोस्तों कारक से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे 100%। पहला प्रश्न है, अपादान कारक का चिन्ह क्या है? दोस्तों अपादान कारक का चिन्ह जो है वो होता है से। जहाँ जुदाई का बोध होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद होते हैं? दोस्तों कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वह जन्म से भिखारी है। वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों ये है संबंध का। दोस्तों अभी हम ऊपर में बताए थे अपादान का जो चिन्ह होता है वो होता है से, लेकिन यहाँ पे संबंध होगा। अपादान तब होगा जब जुदाई की बात होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? दोस्तों यहाँ पे जो से है ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। दोस्तों से संबंध में भी आता है, संप्रदान में भी आता है और आपका अपादान में भी आता है। तो याद रखिएगा जहाँ पे संबंध की बात करेगा, जैसे वह जन्म से भिखारी है, तो वहाँ पे से का मतलब संबंध कारक से होगा। और दोस्तों मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो इसमें जो से है यहाँ पे संप्रदान कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट है, हे, हो, अरे, कैसा कारक है? दोस्तों ये सभी जो है आपका संबोधन कारक है। अचानक मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन्हें संबोधन कारक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? दोस्तों कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्ता ने कर्म को करण से, करण का भी होता है से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? दोस्तों यहाँ पे जो से है वो हो जाएगा करण। दोस्तों कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। दोस्तों कलम से लिखता है, तो दोस्तों यहाँ पे से का अर्थ जो है, से का जो चिन्ह है वो करण कारक का है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन कारक कहते हैं? दोस्तों उसे करण कारक कहा जाता है और इसका चिन्ह होता है से। नेक्स्ट है, को चिन्ह है। दोस्तों को किस कारक का चिन्ह है? दोस्तों कर्म एवं संप्रदान, ये दोनों का जो चिन्ह है वो होता है आपका क।
चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है आपके सामने सर्वनाम। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है सर्वनाम। पहला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद हैं। दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों कोई मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कोई, कुछ, ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मैं, हम, तुम, वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों ये है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। नेक्स्ट है अपने आप, आप ही, आप, स्वयं कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों ये होता है निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न है जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों ये उदाहरण है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम है आपका यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, जबकि कोई, कुछ ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दोस्तों सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। दोस्तों मुझे जो है ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट है जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसे सर्वनाम कहते हैं जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है इनमें कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे किसने, किसे, क्या, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है कोई, कुछ, किसी कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इनमें कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दोस्तों किसने, क्या, किसे ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कोई, कुछ, किसी कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कौन, क्या, किसने, तो ये भी आपका क्या होगा। दोस्तों ये भी होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है जो, वह, जिसे, उसे, जो, सो ये कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है। दोस्तों ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आप भला तो जग भला। दोस्तों ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये होगा निश्चयवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है ने का प्रयोग होता है। दोस्तों ने का प्रयोग कब होता है, किस सर्वनाम में होता है। तो दोस्तों आकर्मक क्रिया के कर्ता के पद में, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण एवं संधिगत भूत में होता है। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया के अंतिम सकर्मक पद में होता है। दोस्तों ये सभी सही आंसर है। चलिए सभी में ने का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन खा रहा है। दोस्तों कौन खा रहा है तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आप भला तो जग भला। दोस्तों ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न है वो जा रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है। दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम जो होगा वो हो जाएगा आपका जो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कौन रो रहा है। तो दोस्तों ये भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों प्रश्नवाचक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है विशेषण। दोस्तों विशेषण से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है विशेषण के कितने भेद होते हैं। दोस्तों विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे विशेषण कहते हैं जो किसी भी शब्द की विशेषता को बतलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोई पुस्तक ले लो में कोई कौन सा विशेषण है। तो दोस्तों ये है सार्वनामिक विशेषण क्योंकि कोई एक क्या है, कोई सर्वनाम है। नेक्स्ट है
और कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई में। नेक्स्ट है उसका चेहरा गोल है, वाक्य में गोल कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों ये है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है नरक शब्द का विशेषण है, दोस्तों नरक शब्द का जो विशेषण है वो है नारकीय। नेक्स्ट प्रश्न है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े क्या है? दोस्तों बड़े है प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता। नेक्स्ट है दर्शन शब्द का विशेषण क्या होगा? दोस्तों दर्शन शब्द का विशेषण होगा दर्शनीय, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लाल, लाल में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों लाल में जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है धर्म का विशेषण क्या होगा? दोस्तों धर्म का विशेषण धार्मिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिव का विशेषण क्या होगा? दोस्तों शिव शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा आपका शैव। क्या होगा? शैव। शिव का विशेषण शब्द होगा शैव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? दोस्तों राष्ट्र का विशेषण होगा राष्ट्रीय। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण का पद है? तो दोस्तों उजला एक विशेषण का पद है। नेक्स्ट प्रश्न है थोड़ा दूध यहाँ पर, थोड़ा कौन सा विशेषण है? दोस्तों थोड़ा दूध यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा कैसा विशेषण है? तो दोस्तों ये है परिमाण बोधक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे मात्रा की बात हुआ है। नेक्स्ट है दया का विशेषण क्या होगा? दोस्तों दया का विशेषण होगा दयालु। नेक्स्ट प्रश्न है कुल शब्द का विशेषण क्या होगा? कुल शब्द का विशेषण होगा कुलीन। नेक्स्ट प्रश्न है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। नेक्स्ट है खानदान शब्द का विशेषण क्या होगा? दोस्तों ये होगा खानदानी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है विजय, विजय का विशेषण क्या होगा? दोस्तों विजय का विशेषण होगा विजयी। नेक्स्ट प्रश्न है कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? दोस्तों गुणवाचक विशेषण नहीं है ये कुछ, ठीक है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निज शब्द का विशेषण क्या होगा? दोस्तों निज शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा निजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है जब कोई सर्वनाम, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसे संकेत करता है तो उसे कौन सा विशेषण कहा जाता है? तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है? दोस्तों यह है एक सार्वनामिक विशेषण। यह क्या है? एक सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है भूख का विशेषण क्या होगा? दोस्तों भूख का होगा भूखा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्रिया के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। दोस्तों पहला प्रश्न है क्रिया के कितने भेद होते हैं? दोस्तों क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। माँ मुझसे रोटी बनवाती है, इस वाक्य में बनवाना क्या है? दोस्तों ये है प्रेरणार्थक क्रिया। जब किसी से कोई काम करवाया जाता है तो वहाँ पे होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। माँ मुझसे रोटी बनवाती है, तो दोस्तों इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, खेलना, चलना, ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है, वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है? दोस्तों पढ़कर तब सोने जाती है, तो पढ़कर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया यानी सोने से पहले पढ़ लेती है, तो पूर्वकालिक क्रिया होगा पढ़कर में। नेक्स्ट प्रश्न है राम फल खाता है, कैसी क्रिया है? दोस्तों राम फल खाता है ये है सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया बताएं। दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? मांगना, मंगवाना, पढ़ना, पढ़वाना, चलना, चलवाना, ये सभी क्या हैं? आपका प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? दोस्तों क्रिया कर्म के अनुसार होगी। नेक्स्ट है किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें दो कर्म हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है मोहन घर पहुंच गया, इसमें पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है? दोस्तों ये है संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है नौकर बच्चे को चलाता है, वाक्य में चलाता है किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। मोहन सोहन को लड़वाता है, मोहन सोहन को लड़वाता है, लड़वाता कौन सी क्रिया है? दोस्तों ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रियाएं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अवयव। अवयव से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? दोस्तों पहला प्रश्न है अवयव के कितने भेद हैं? अवयव के 4 भेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अवयव क्या है? दोस्तों ये धीरे धीरे आपका अवयव हो जाएगा। नेक्स्ट है बिल्कुल पैसा नहीं था घर में कि पढ़ाई करें, इसमें अवयव पद क्या है? दोस्तों इसमें अवयव पद है बिल्कुल। नेक्स्ट है जिसका व्यय नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे अवयव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वाह आप आ ही गए में अवयव क्या है? दोस्तों इसमें है वाह, वाह क्या है? अवयव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है समास। देखते हैं समास से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। दोस्तों समास से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है सिवारपन शब्द कौन समास है? सिवारपन शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है पाप पुण्य कौन सा समास है? दोस्तों इसमें है द्वंद्व समास। जब भी दो शब्दों के बीच में ये योजक चिन्ह मिले, घटा का चिन्ह मिले बीच में, तो दोस्तों वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है बेखटके, बेखटके शब्द कौन सा समास है? दोस्तों इसमें है अविभाव समास। नेक्स्ट प्रश्न है नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में आपका कौन सा समास है? दोस्तों तो आपका जो प्रश्न है नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न है सप्त ऋषि, सप्त ऋषि में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें है द्विगु समास। किसी भी शब्द का अगर पहला पद संख्यावाचक हो तो उसमें क्या होगा? द्विगु समास होता है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है त्रिभुज में कौन सा समास है? दोस्तों त्रिभुज में त्रि मतलब 3, तो दोस्तों ये है द्विगु समास। किसी भी शब्द के फर्स्ट में यदि संख्यावाचक शब्द हो जैसे त्रिभुज, अठन्नी, चवन्नी, चौराहा, तो उसमें द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है त्रिवेणी में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? तो दोस्तों द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट है रोगग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों रोगग्रस्त में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कवित्री में कौन सा समास है? दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री, और इसमें कौन सा समास होता है? तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों अविभाव समास है। याद रखिएगा यथा से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं, यथा से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं सभी में अविभाव समास होते हैं। यथासंभव, यथाशक्ति, ये सभी। दोस्तों कोई भी शब्द लगातार 2 बार लिखा हो तो उसमें अविभाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे, हाथों हाथ, इन सभी में अविभाव समास है। तो यहाँ पे प्रश्न है पहले पहल में कौन सा समास है? तो दोस्तों ये है अविभाव। नेक्स्ट प्रश्न है आजन्म में कौन सा समास है? दोस्तों ये होता है अविभाव समास। आ से शुरू होने वाले अधिकतर शब्द में अविभाव समास होता है। जैसे आजन्म हो गया, आमरण हो गया, इन सभी में आपके अविभाव समास होता है। नेक्स्ट है पीला है अंबर जिसका, अर्थात इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न है चितचोर में कौन सा समास है? दोस्तों चितचोर में है आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है रसोई घर कौन सा समास है? दोस्तों रसोई घर में कौन सा समास है? तो ये है आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है यथाशक्ति या यथासंभव में कौन सा समास है? दोस्तों अभी हम आपको बताए थे अविभाव समास होगा। यथार्थ में भी अविभाव समास होता है। यथा से शुरू होने वाले सभी शब्दों में अविभाव समास होता है। नेक्स्ट है पराधीन या पतझड़ में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें है तत्पुरुष समास।
नेक्स्ट प्रश्न है चरण कमल। चरण कमल में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, चरण कमल। नेक्स्ट प्रश्न है राजदंड में कौन सा समास है? दोस्तों इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास राजदंड में। नेक्स्ट प्रश्न है सिंहासन कौन सा समास है? दोस्तों सिंहासन में कौन सा समास है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, सिंहासन शब्द में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है शताब्दी में कौन सा समास है? दोस्तों शताब्दी में आपका द्विगु समास है। नेक्स्ट प्रश्न है गवाक्ष में कौन सा समास है? दोस्तों गवाक्ष में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न है वन बाग कौन सा समास है? वन बाग में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए प्रेम ब्रह्म में कौन सा समास है? दोस्तों प्रेम ब्रह्म में आपका संबंध तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है गंगा यमुना कौन सा समास है? दोस्तों द्वंद्व समास है गंगा यमुना में। नेक्स्ट है ग्राम वासिनी कौन सा समास है? दोस्तों ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न है दानवीर शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों दानवीर शब्द में तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, यहाँ से जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं समास का, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए सीताराम, सीताराम में कौन सा समास है? दोस्तों सीताराम में आपका द्वंद्व समास है। आगे है प्रश्नों को एक बार, सभी प्रश्नों को एक बार आप देख लीजिए, इसमें कौन सा समास है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे समास कहते हैं। नेक्स्ट है जिस समास में विशेषण तथा विशेष अथवा उपमान तथा उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, चरण कमल यानी उसका जो चरण है वो कमल की तरह है। दोस्तों यहाँ पे विशेषण और विशेष की बात हुआ है, इसलिए चरण कमल में कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जिस समास का पहला पद अवयव होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जिसका पहला पद अवयव होगा वो होगा अविभाव समास। नेक्स्ट प्रश्न है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है दोस्तों उसे कहते हैं। आगे इस प्रश्न को देखिए, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा समस्त पद किसी अन्य का बोध कराता है। नेक्स्ट प्रश्न है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं और ये एक अन्य रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट है जिस समास के दोनों पद समानतः प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दीनानाथ में कौन सा समास है? दोस्तों दीनानाथ में आपका कौन सा समास है? क्रमधारय। नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास है? दोस्तों राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। भरपेट में कौन सा समास है? दोस्तों भरपेट में आपका तत्पुरुष समास, दोस्तों भरपेट में कौन सा समास होगा? भरपेट में होगा आपका अविभाव समास। प्रतिदिन में अविभाव समास होता है, यथासंभव यथाशक्ति। उसके बाद भरपेट में भी आपका क्या होता है? अविभाव समास होता है। नेक्स्ट है महापुरुष में कौन सा समास है? दोस्तों महापुरुष में क्रमधारय समास है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका टेंस, काल। देखते हैं इससे बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। दोस्तों पहला प्रश्न है मैंने गाया किस काल का उदाहरण है? दोस्तों ये भूतकाल का उदाहरण है। मैंने गाया यानी गा चुका हूँ ना। काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जो बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं और जो आने वाला है उसे भविष्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? दोस्तों वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। बस आप इससे याद रखिएगा, एग्जाम में हुबहू पूछा जाता है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5। नेक्स्ट प्रश्न है लड़का आया था उदाहरण है किस काल का? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका भूतकाल का। नेक्स्ट है वह जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका भविष्य काल का, यानी भविष्य की बात कर रहा है कि वो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह आया होगा, तो दोस्तों इसमें कौन सा काल होगा? तो दोस्तों इसमें होगा संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट प्रश्न है मैं चलता हूँ कौन सा काल है? दोस्तों मैं चलता हूँ, दोस्तों ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट है वह लिख रहा है कौन सा काल होगा? दोस्तों वह लिख रहा है ये भी हो जाएगा आपका वर्तमान काल, यानी काम जारी है वर्तमान समय में। नेक्स्ट है वह आता होगा, इसमें कौन सा आपका काल है? तो दोस्तों वह आता होगा ये है संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? दोस्तों भूतकाल के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। दोस्तों भूतकाल के 6 भेद होते हैं और अभी हम बताए थे वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। और एक याद रखिएगा भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? दोस्तों भविष्य काल के
तीन भेद होते हैं। इन तीनों प्रश्नों को याद रखना है। पहला प्रश्न, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसके बाद वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं और भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। इन चारों प्रश्न को याद रखना है। नेक्स्ट है, मैं जाऊंगा कौन सा काल है? मैं जाऊंगा, तो दोस्तों ये भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य काल होगा। आगे है, राम कल पटना जाएगा, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका भविष्य काल। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपका शब्द। नेक्स्ट चैप्टर है शब्द। देखते हैं इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दूध कैसा शब्द है? तो दोस्तों दूध है आपका तद्भव शब्द। दूध कौन सा शब्द है? तो दोस्तों दूध है आपका तद्भव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शब्दों का कौन सा शब्द विदेशज है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो दोस्तों चाकू विदेशज शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? दोस्तों यौगिक शब्द जिसको तोड़ने पर 2 अर्थ निकले, दोस्तों ये पाठशाला आपका यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? दोस्तों पलंग है एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? दोस्तों तद्भव शब्द होते हैं आपका जैसे घर, ये घर क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है, स्वदेश उदाहरण है। दोस्तों स्वदेश है वो आपका यौगिक शब्द है। दोस्तों रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जिसके खंड या टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? तो दोस्तों रूढ़ शब्द वैसे शब्द जिसको तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले, तो दोस्तों इसका आंसर होगा देश। देश क्या है? एक रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है, वे शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कौन सा शब्द कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं तत्सम शब्द, और ये संस्कृत से लिया गया है तत्सम शब्द। नेक्स्ट है, भिक्षा शब्द है। दोस्तों भिक्षा शब्द है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, खेत एवं ठोस किस प्रकार के शब्द हैं? दोस्तों ये हैं देशज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं? दोस्तों बनावट या रचना के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? दोस्तों रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। नेक्स्ट है, करेला कैसा शब्द है? दोस्तों करेला है ये देशज शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, खरपर शब्द है। दोस्तों खरपर कैसा शब्द है? तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये जो खरपर है ये है आपका तत्सम शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, ओष्ठ शब्द है। दोस्तों ओष्ठ आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, ओठ। ओठ शब्द कैसा है? तो दोस्तों ये है देशज शब्द। ओठ है आपका देशज शब्द। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट कह रहा है तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों अश्रु है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? तो दोस्तों ये जो कमल है, कमल यौगिक शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें विदेशज कहा जाता है, जबकि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्दों को देशज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें शब्द कहा जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, टिकट एक है कैसा शब्द है? दोस्तों टिकट विदेशज शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्शा। रिक्शा एक शब्द है, तो दोस्तों ये भी विदेशज शब्द है। चलिए रेलवे स्टेशन भी आपका क्या है? तो दोस्तों रेलवे स्टेशन भी आपका विदेशज शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, गजानन एक शब्द है। दोस्तों गजानन है आपका योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों तत्सम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों हम आपको बताए थे कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से बनने वाले सभी वीवीआई प्रश्न को, जो आपके एग्जाम में बार बार
पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, जो शाक आहार करता है। दोस्तों, जो शाक आहार करता है ना, उसे कहते हैं शाकाहारी। अर्थात वैसे लोग जो शाकाहारी भोजन शाक सब्जी खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और मांस मछली खाने वाले को मांसाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हित चाहने वाला। दोस्तों, हित चाहने वाला को क्या कहा जाता है? दोस्तों, उसे हितैषी कहा जाता है, हितैषी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो दूसरे के सहारे हो, जो दूसरे के सहारे जीता है उसे कहा जाता है प्रालंबी, और जो खुद के भरोसे जीता है उसे कहा जाता है स्वावलंबी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जो हर जगह व्याप्त हो यानी जो हर जगह दिखे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वव्यापी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो दिनों के बंधु हो, जो दिनों के बंधु हो उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, दिन बंधु कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है, और जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आलोचना करने वालों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आलोचना करने वाले को आलोचक कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? अभी हम आपको बताए थे, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके समान दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अद्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों, जानने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासा। नेक्स्ट है, इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा जितेंद्रिय। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उनके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, उनके लिए होगा निर्दय। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उससे कहते हैं दावानल। चलिए, अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर उपसर्ग। दोस्तों, उपसर्ग से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे पराभव शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों, पराभव में शुरू में क्या लगा हुआ है? तो दोस्तों, परा लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में लगते हैं। तो दोस्तों, शुरू को ही पूर्व कहा जाता है, जो किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं यानी पहले लगते हैं। नेक्स्ट है, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों, उपदेश में उपसर्ग है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अपमान शब्द में उपसर्ग क्या है? अपमान शब्द में उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों, अपवाद में भी उपसर्ग है। उपसर्ग से अपमान और अपवाद शब्द बना है। नेक्स्ट है, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों, उपवन जो शब्द है उसमें उपसर्ग है आपका कौन सा? तो उप होगा। इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को देख सकते हैं, और साइड में आपको आंसर भी दिख रहा है। इसमें हम आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। अधखिला में क्या होगा? अध होगा उपसर्ग। नेक्स्ट है, सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो सुमार्ग बनेगा। नेक्स्ट है, निश्चल में कौन सा उपसर्ग होगा? तो दोस्तों, निस होगा। इसी तरीके से आप अन्य प्रश्नों को भी देख सकते हैं एक नज़र। हम बढ़ेंगे आगे, और नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रत्यय। तो दोस्तों, देख लीजिए, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों, निर्जन में आपका निर्ग उपसर्ग है। सपूत में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों, स उपसर्ग है। मान में कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो दोस्तों, मान में उपसर्ग लगेगा, इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लीजिए। मान में कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो दोस्तों, अभी लगेगा, तभी एक शब्द बनेगा अभिमान। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी उपसर्ग के योग से निम्न शब्द बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अभिमान शब्द बनाया जा सकता है। चलिए, उसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न को भी आप देख लीजिए। उत उपसर्ग के योग से बना शब्द नहीं है, यानी उत उपसर्ग
के योग से शब्द नहीं बना है उसको देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो उपवन है ये सही जवाब होगा, जबकि उत से उत्साह, उत्पन्न, उत्कर्ष ये सभी बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आप देख लीजिए। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग होगा? दोस्तों प्रतिदिन में प्रति होगा उपसर्ग। इसी तरीके से और भी बहुत सारा है। दोस्तों ये सभी आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 2-4 जरूर देखने मिल जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से, तो याद रखना है। अब देखते हैं प्रत्यय के प्रश्नों को। दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं? वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर अर्थात अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों लिखाई को पढ़ेंगे ध्यान से, लिखाई, ठीक है दोस्तों, आई का उच्चारण लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा, आई। नेक्स्ट है रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों रसोइया, तो इसमें क्या होगा? तो यह प्रत्यय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खपत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों खपत शब्द में आपका जो प्रत्यय है वो है त। चलिए इसी तरीके से अब आप देख सकते हैं इन सभी प्रश्नों को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इन प्रत्यय से बना सही विकल्प है, इन आना चाहिए। दोस्तों यहाँ देखिए भिकारिन, भिकारिन में लास्ट में क्या आ रहा, इन आ रहा है, तो भिकारिन में इन प्रत्यय होगा। आगे है सजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सजाना, तो दोस्तों सजाना में कौन सा प्रत्यय लगेगा ये बताना है। दोस्तों सजाना से ही एक शब्द बनता है सजावट, सजावट, वट प्रत्यय लगने से सजावट बनेगा। नेक्स्ट है गाने वाला शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों गाने वाला शब्द में प्रत्यय है वाला। चलिए इसी तरीके से आप अन्य ऑप्शन को भी देख सकते हैं और आंसर क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। देखिए तनु शब्द में प्रत्यय क्या होगा? ध्यान से देखिएगा इन प्रश्न को। तनु शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो देखिए यदि हर्षुकर रहे, हर्षुकर रहे कहने का मतलब इस तरफ घुमा हुआ रहे, और दुर्गुकर रहे अर्थात इस तरफ घुमा हुआ रहे, तो देखिए अगर इस तरफ घुमा रहेगा तो इसमें हमारा ये आंसर होता है, और इस तरफ घुमा हुआ रहे तो हमारा ये आंसर होता है। ठीक है, तो दोस्तों तनु में कौन सा उपसर्ग होगा? सॉरी, तनु में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों आपको बताना है अब तनु में, तनु शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, परिचय शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा? परिचय शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा? तो दोस्तों परिचय में जो आपका प्रत्यय है वो है परिचित, परिचय से बनेगा परिचित, तो ऑप्शन बी लगेगा। इसी तरीके से आप सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। मोटापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो मोटापा में लगेगा आपका पा। चलिए इसी तरीके से आप सुंदर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो सुंदर में सुंदरता, ता लगेगा। चलिए उपसर्ग और प्रत्यय के सवालों को आप बना लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वट है। मासिक में कौन सा प्रत्यय है? चलिए यहाँ पे भी हम आपको एक कंसेप्ट बता देते हैं। देखिए मासिक में प्रत्यय बताइए, तो दोस्तों जब इस तरह से घुमा हुआ रहे यानी हर्षी कर रहे, ठीक है, ये बाएं तरफ से घुमा हुआ रहे यानी जिसे हर्षी कर कहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए जो आंसर होता है वो होता है आपका क्या? तो उसके लिए होता है आपका ये, ठीक है, ई होगा। और जब इधर से घुमा हुआ रहे दाएं तरफ से तो इसके लिए होता है आपका बड़ी ई। इन बातों को याद रखेंगे। मासिक शब्द में प्रत्यय बताना है, तो दोस्तों मासिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा कौन सा? तो ये बी वाला हो जाएगा, इक। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रश्न है सभी प्रत्यय के हैं। और दोस्तों प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय है आप बताइए? अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन सी। आगे है इच्छा शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों इच्छा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा छा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका संधि। दोस्तों संधि एक बहुत बड़ा ही चैप्टर है। हम लोग इसके जो वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे लिए हैं। बाकी इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है डिटेल में पढ़कर। इस वीडियो में जो प्रश्न हम आपको दे रहे हैं बस इतना सा आपको एग्ज़ाम तक
याद रखना है। बस यही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने मिलेगा दोस्त। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, महोषध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों महाजोर औषध होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देवजोर ऋषि होगा। बस एक झलक इन्हें देख लीजिए, देवजोर ऋषि देवर्षि। नेक्स्ट है, परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों परिच्छेद का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा परिजोर छेद। नेक्स्ट है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? जब भी बीच में तालब सो आ जाए तो वो होता है आपका विसर्ग संधि। तो दोस्तों नीह जोर छल होगा, नीह जोर छल। चलिए नेक्स्ट है, षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों षड दर्शन का जो होगा वो होगा षट जोर दर्शन। चलिए नेक्स्ट है, नारायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों नारायण का सही संधि विच्छेद होगा नार जोर आयन, ये होगा आपका सही संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका होगा महाजोर ऋषि, अर्थात महाधन ऋषि होगा इसका सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्गम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों उद्गम का जो होगा वो होगा आपका उत जोर गम। दो जो रहता है ना दो, उसके लिए तो आ जाता है, इसका विच्छेद करने पर दोस्तों दो तो में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है अगर विच्छेद में तो रहे, ये तो बाद में दो में बदल जाता है, हलंत है तो में लगा हुआ। दोस्तों उद्गम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा उत जोर गम। नेक्स्ट है, सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों ये होगा स्र जोर ज। नेक्स्ट है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों विद्यालय का संधि विच्छेद जो होता है वो होता है विद्या जोर आलय। नेक्स्ट है, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत जोर ईश। इसी तरीके से आप अन्य ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ जो साइड में आंसर दिख रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आप इन्हें एक बार देख लीजिए, एग्जाम में आएगा। देखिए परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों परमात्मा का जो होगा वो होगा परम जोर आत्मा, परम जोर आत्मा। नेक्स्ट है, परीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों परीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये प्रश्न तो आपको याद ही रखना है क्योंकि आपके परीक्षा में आएगा। तो ये होगा परिजोर इच्छा, परीक्षा होगा। नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों ये होगा नमः धनकार, नमः धनकार यानी नमः प्लस कार, ये होगा। इसी तरीके से आप अन्य प्रश्नों को भी ध्यान से देख सकते हैं और इसे अपने माइंड में बैठा सकते हैं। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों मनः जोर हर होगा। देखिए इन सभी प्रश्नों को, ये सभी पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि का ही संधि विच्छेद पूछा गया है। दोस्तों संधि का संधि विच्छेद होता है, क्या होता है? तो दोस्तों ये होगा सम जोर धी। दोस्तों आंसर जो है ना मो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यदि हम आपसे पूछे संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? संसार का दोस्तों ये होगा समजोर सार, समजोर ये हो जाएगा समजोर सार संधि विच्छेद। जो आंसर होता है ना वो मो में क्या हो जाता है? बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। वही बात करें, जब दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास, और वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। याद रखिएगा। देखिए संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? दोस्तों संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों स्वर्ग संधि का उदाहरण है आपका रत्नाकर। आगे देखिए, वीर जोर उचित, वीर धन उचित की संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों ये होगा विरोचित। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रश्न है यहाँ पे, आप इन सभी को देख लीजिए। एक प्रश्न और है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका होगा अनुजोर एसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आप देख सकते हैं, चित्रालय का क्या होगा? दोस्तों चित्र जोर आलय होगा। चलिए यहाँ से सज्जन में संधि विच्छेद होगा। दोस्तों सज्जन में जो होगा वो होगा व्यंजन संधि। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है आपके सामने, पर्यायवाची शब्द। शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन अर्थ एक ही होते हैं तो उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज, पंकज को ही कमल कहते हैं। जो अर्थ कमल का होता है वही अर्थ पंकज का होता है। नेक्स्ट है, वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों वसुधा पृथ्वी को कहते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ है।
वसुधा किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूता इनमें से किसका पर्यायवाची है? दोस्तों ये जो सूता है ना, ये पुत्री को कहते हैं। नेक्स्ट है अनुसरण का पर्यायवाची बताएं। तो दोस्तों अनुसरण का पर्यायवाची होता है पश्चगामी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शासक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों शासक का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आपका शासन अध्यक्ष। नेक्स्ट है गधा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? दोस्तों गधा शब्द का पर्यायवाची होता है धूसर। क्या होता है? धूसर। नेक्स्ट है अनुमति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये होता है सहमति। अनुमति अर्थात सहमति। नेक्स्ट है अवसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये होता है मौका। नेक्स्ट है परिवर्तन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये होगा परिवर्तन अर्थात बदलाव। नेक्स्ट है सम्मान का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों आदर सम्मान। शब्द एक ही हैं, शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक ही होते हैं। नेक्स्ट है सदी का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों सदी का होगा शताब्दी। ताज का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों ये होता है मुकुट। इसी तरीके से आप देख लीजिए अमृत का पूछा जाता है बार बार। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों पीयूष होता है। नेक्स्ट है आभूषण का पर्यायवाची। तो दोस्तों आभूषण का होता है गहना। अतिथि का क्या होता है? अतिथि मतलब मेहमान। दोस्तों अतिथि का पर्यायवाची शब्द होगा मेहमान। नेक्स्ट है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों ईश्वर का होता है परमात्मा। चलिए इसी तरीके से आप अन्य शब्दों को और उसका पर्यायवाची शब्दों को देख सकते हैं। चलिए सांप का पर्यायवाची क्या होता है? दोस्तों सांप का पर्यायवाची शब्द होता है कृषाणु। नेक्स्ट है आँख का पर्यायवाची क्या होता है? आँख का होता है नयन। कपड़ा का क्या होता है? कपड़ा का होता है वसन। आकाश शब्द का क्या होता है? व्योम होता है। आगे है आँख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लोचन होता है, नेत्र भी होता है, ठीक है, चक्षु भी होता है आँख का पर्यायवाची शब्द। चलिए नेक्स्ट है कुंज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों ये होता है झाड़ी। नेक्स्ट है यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों यमुना को बोलते हैं तनुजा। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों पानी का होता है जल। चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से आप देख सकते हैं सूर्य का क्या होता है? भानु। नेक्स्ट है महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ये होगा महेश्वर। पर्वत के पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये होता है भूधर। इसी तरीके से आप अन्य को देख सकते हैं। और एक लास्ट है हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों हवा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो हवा को वात कहते हैं, समीर कहते हैं, वहीन कहते हैं हवा को, और पवन भी कहते हैं, ठीक है। पवन भी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों हवा का होता है पवन। चलिए अब देखेंगे विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द, बोले तो उल्टा शब्द। दोस्तों वैसे प्रश्न जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी को देखते हैं। पहला प्रश्न है स्वामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा अर्थात उल्टा शब्द क्या होगा? तो दोस्तों स्वामी का उल्टा होता है सेवक। चलिए नेक्स्ट है सुगम शब्द का विलोम क्या होगा? सुगम का होता है दुर्गम। विवाद शब्द का विलोम क्या होगा? विवाद का होता है निर्विवाद। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों उपकार का होता है अपकार। अमीर का विलोम क्या होगा? अमीर का होगा गरीब। नेक्स्ट है प्रेम का विलोम क्या होगा? दोस्तों प्रेम का होगा घृणा मतलब दुश्मनी। नेक्स्ट है स्वागत का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों स्वागत का जो विलोम होगा वो होगा परिष्कार। इसी तरीके से आप अन्य को भी देख सकते हैं। भय शब्द का विलोम क्या होगा? दोस्तों भय शब्द का विलोम होता है अभय। शकुन शब्द का विलोम क्या होगा? अपशकुन। इसी तरीके से आप अन्य प्रश्नों को भी देख सकते हैं। चलिए प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा? निंदा। अवनति शब्द का क्या होगा? तो दोस्तों उन्नति होगा। उचित शब्द का विलोम क्या होगा? उचित का होगा अनुचित। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? दोस्तों यह होगा मृत्यु या मृत्य। नेक्स्ट है अल्प का विलोम क्या होगा? अल्प का होगा बहु। अल्प का मतलब थोड़ा होता है, बहु मतलब ज़्यादा। सत्याचरण शब्द का विलोम क्या होगा? दोस्तों इसका होगा असत्याचरण। ठोस शब्द का क्या होगा? दोस्तों तरल होगा। इसी तरीके से आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देख सकते हैं। एक देख लीजिए उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? दोस्तों ये होता है पतन। पूछा हुआ है उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है? पतन। नेक्स्ट अंधकार का क्या होगा? तो अंधकार का होगा प्रकाश। रात शब्द का विलोम क्या होगा? रात का दिन होगा। चलिए नेक्स्ट है घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? दोस्तों प्रेम होगा। अभी हम ऊपर में बताए थे आपको प्रेम शब्द का घृणा होता है। तो कुछ भी पूछ सकता है उलट पुलट करके, उल्टा शब्द उलट पुलट करके भी पूछ सकता है। दुख और क्या सुख जीवन के दो पहलू हैं। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। बहुत ही अच्छा लाइन है ये। दुख और सुख क्या है? जीवन के दो पहलू हैं, कभी
खुशी कभी गम। नेक्स्ट है शोषक का विलोम क्या होगा? शोषक का विलोम होता है पोषक। शोषक का विलोम क्या होगा? पोषक। चलिए आगे भी प्रश्न है, आप इन्हें देख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। दोस्तों इससे बनने वाले सभी वीवीआई प्रश्नों को देखेंगे जो आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, कान में तेल डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ होता है कुछ ना सुनना, यानी किसी का ना सुनना। नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत थोड़ा, यानी खाने में पेटू है और आप उसे एक समोसा देंगे तो दोस्तों इसे कहेंगे ऊँट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है, तो दोस्तों ये क्या है? मुहावरा है। वैसे यदि इसका अर्थ पूछा जाए तो होता है क्या? कठिन कार्य करना। नेक्स्ट है अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ये होता है स्वावलंबी होना। दोस्तों ये प्रश्न अभी हम आपको ऊपर भी समझाए थे। स्वावलंबी का अर्थ क्या होता है? अपने आप पर क्या होना? भरोसा करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मन में ठान लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है पक्का विचार करना। नेक्स्ट प्रश्न है अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ है समझ का नष्ट होना, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। तो हम लोग कहते हैं तुम्हारे अकल पर पत्थर पड़ गया है। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है धोखा देना। नेक्स्ट है दो कौड़ी का आदमी, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसे कहते हैं अविश्वसनीय व्यक्ति, यानी तुच्छ मनुष्य। नेक्स्ट है दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक कर पीना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये होता है खूब सोच समझकर काम करना। नेक्स्ट प्रश्न है भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस लागे पगुराए, कहावत का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका जो अर्थ है मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है। दोस्तों मूर्ख के सामने आप कितना ही चिल्ला लीजिए, ये करो वो व्यर्थ है। नेक्स्ट है नाचे ना जाने आंगन टेढ़ा, नाचे ना जाने आंगन टेढ़ा, इस कहावत का जो अर्थ होता है वो होता है अपना ऐब छोड़ दूसरों का ऐब देखना। नेक्स्ट है अधजल गगड़ी छलकत जाए, अधजल गगड़ी छलकत जाए, तो दोस्तों ये क्या है? तो दोस्तों ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ क्या होता है? तो थोड़े से ज्ञान में बड़बड़ाना, थोड़ा सा कोई चीज़ सीख जाना, उसके बारे में अपना क्या करना? डिंग हाँकना। नेक्स्ट है टन बोल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है मर जाना। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अपना काम निकालना। नेक्स्ट है टोपी बदलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों दल बदलना, दल बदल कानून आप पढ़े होंगे, किस पर लागू होता है बताइए कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न है मक्खन लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। नेक्स्ट है मुंह उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये है उदास होना, मुंह उतरना अर्थात रूठ जाना। नेक्स्ट है सिर पर भूत सवार होना, दोस्तों सिर पर भूत सवार होना का जो अर्थ होता है वो होता है धुन सवार होना। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब देखेंगे आज का लास्ट चैप्टर और ये है आपका शुद्ध और अशुद्ध शब्द। दोस्तों आपको फाइंड आउट करना है इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको खोजना है शुद्ध शब्द को। दोस्तों पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है ध्यान से देखिए, बोल रहा है भस्म, व्रत, मधुर और प्राण, इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है प्राण, प्राण शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सभी गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 2 नंबर, इसमें देखिए कौन सा शुद्ध है। दोस्तों शुद्ध और अशुद्ध के सभी यहाँ पे प्रश्न है, आप इन्हें एक झलक देख लीजिएगा। दोस्तों ये सब आपको आता ही होगा। दोस्तों प्रश्न 5 देखिए, श्रृंगार लिखा हुआ है, श्रृंगार जो है आपका ये जो बी में लिखा हुआ है ये सही है, बाकी सभी गलत हैं। दोस्तों ये शुद्ध हो जाएंगे।
नेक्स्ट देखिए 6 नंबर परीक्षा कैसे लिखा गया है। दोस्तों डी वाला जो है ये सही होगा, परीक्षा। हर्षीकर नहीं होगा, दीर्घीकर होगा। नेक्स्ट है कवित्री। कवित्री को भी आप ध्यान से देखिए कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन ए वाला होगा, कवित्री सही होगा। चलिए इसी तरीके से आपको आशीर्वाद भी दिया हुआ है। आशीर्वाद कैसे सही होगा आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। आशीर्वाद कौन सा सही होगा, तो दोस्तों आशीर्वाद जो है ऑप्शन सी वाला सही होगा। इस तरीके से लिखना उचित होगा यानी शुद्ध होगा। उसी तरीके से आप सन्यासी को देख लीजिए। सन्यासी जो है ये बी वाला इस तरीके से लिखा जाएगा। इस प्रकार आप अन्य शब्दों को देख सकते हैं कि शुद्ध कौन सा होगा, अशुद्ध कौन सा होगा। साइड में दाएं तरफ आंसर भी दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द देख लीजिए, उज्ज्वल। उज्ज्वल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो ऑप्शन सी है उज्ज्वल, ये सही होगा, ठीक है, उज्ज्वल। बाकी और भी प्रश्नों को आप देख सकते हैं। हितैषी वाला अभी जो आप लोग का एग्जाम हुआ था सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था हितैषी का शुद्ध रूप क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे जो होगा आपका हितैषी ये वाला सही होगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा, हितैषी। दोस्तों ये हितैषी ऐसे लिखा जाता है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में